हाय एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। 2 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। बिंदुसार के काल में किस स्थान पर कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर अमात्यों के विरुद्ध, अमात्य मतलब मंत्री, मंत्रियों के विरुद्ध नागरिकों के द्वारा सम्राट से शिकायत की गई। मतलब अमात्य होते मंत्री, उनका अच्छा प्रशासन नहीं था, वो नागरिकों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे थे। इस वजह से नागरिकों ने उनकी कंप्लेंट की थी। कहाँ पर की थी? तक्षशिला में। जगह पूछी जाए तक्षशिला में, किसका काल पूछी जाए तो बिंदुसार का। ठीक है, किसने की? अमात्यों ने। किसको? किस सम्राट को। और पूरा वंश पूछा जाए तो मौर्य वंश काल में। नेक्स्ट है अशोक का अपने शिलालेखों में जो मोस्टली नाम मिलता था वो कौन सा मिलता था? सामान्यतः नाम वो प्रियदर्शी या प्रियदर्शी या देवान प्रिय, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, देवताओं का प्रिय, तो प्रियदर्शी ही इसका नाम मिलता है। अदरवाइज आपने देखा होगा इसके और बहुत सारे नाम हैं, मगध राज, मगध का सम्राट, या फिर ऐसा लिखा मिलता है कि अशोक तो सिर्फ इसके 4 अभिलेखों में मिलेगा, गुर्जरा, मास्की, नेतुर और उद्गोलन। बाकी मोस्टली सभी में प्रियदर्शी नाम मिलता है। जैन ग्रंथों में उल्लेखित संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है? अभी संप्रति कौन है? अभी संप्रति कौन है? अभी एक बार समझ लीजिए। हम अशोक को पढ़ते हैं, अशोक, उसके बाद धीरे धीरे कुणा, मतलब इसका पतन होने लग जाता है। जो भी शासक आते हैं, दशरथ को पढ़ते हैं, दशरथ। उसके बाद आता है संप्रति, नाम है ही, मतलब अशोक का कहीं पौत्र प्रपौत्र। तो ये जैन धर्म से संबंध रखता था और ये है बौद्ध धर्म से। ठीक है, इसके बाद आएगा वृहद्रथ, और वृहद्रथ के बाद जो है अंतिम शासक माना जाता है वृहद्रथ को। तो ये से क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन ग्रंथों में संप्रति की द्वितीय राजधानी कौन सी बताई गई है? वैसे तो हम पूछते आ रहे हैं ना, पढ़ते आ रहे हैं, पाटलिपुत्र ही कैपिटल रही है, पाटलिपुत्र। बट सेकंड जो कैपिटल पूछी जाए तो वो उज्जैन मानी जाती है, उज्जैन। सोपारा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। सोपारा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सुपारक बंदरगाह कहाँ पड़ती है? अपरांत में पड़ती है, अपरांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूछ रहा है कि सीरिया का राजा कौन था जिसका नाम अशोक के अभिलेखों में पाया गया है। कब पाया गया? जब वो अशोक का समकालीन था, जिस वक्त अशोक था उस वक्त सीरिया में भी कोई राजा रहा होगा। और इसका आपको पता है कि आदान प्रदान हुआ करता था मौर्य वंश के शासकों का। राजदूत आते हैं, यहाँ से राजदूत जाते हैं, वो चीजें चलती थी। तो उस वक्त जो शासक था वो कौन था? एंटीयोकस। ठीक है, एंटीयोकस द्वितीय। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सारे बता दिए थे कि टोलेमी द्वितीय, एंटीगोनस, ये सब कहाँ से बिलोंग करते थे। एक बार से और बता दे, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार और समझ लीजिए क्या पूछा जाता है आपसे। देखिए, देखिए लास्ट में चलते हैं। आपसे पूछा गया है एंटीयोकस द्वितीय, पूरा नाम दिया गया एंटीयोकस द्वितीय थियोस, ये कहाँ से संबंधित रखता है? उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया, जैसे अब आपको चारों पॉइंट याद रखने चाहिए। टोलेमी द्वितीय का संबंध कहाँ से था? तो मिस्र से था। ठीक है, एंटीगोनस का संबंध कहाँ से था? मकदूनिया से था। अलेक्जेंडर का संबंध कहाँ से था? एपीरस से था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो फर्स्ट पॉइंट, मिस्र से जो संबंध है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, फिर दोबारा समझा देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार इसलिए बता रही हूँ। तुर में, तुर में नाम भी लिखा सकता है, क्या लिखा सकता है? तुर में। ये भी नाम था, किसका नाम था? टोलेमी द्वितीय का ही, टोलेमी द्वितीय। इसका पूरा नाम है टोलेमी द्वितीय फिला डेल। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाए सीरिया, तो सीरिया को अभी हमने पढ़ा है क्या था? एंटीयोकस द्वितीय। अगर इसमें से एंटीयोकस द्वितीय ना दिया हो तो अंतियोग भी नाम आ सकता है, अंतियोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? एंटीगोनस, एंटीगोनस, एक मिनट, एंटीगोनस, एंटीगोनस भी लिखा सकता है और यहाँ पर अंतेकीन भी लिखा सकता है। देखो छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखना, अंतेकीन भी लिखा सकता है।
ठीक है, या एंटीगोनस गोनाटस पूरा भी लिखा सकता है। तो ये कहाँ से बिलोंग करता था, ये आपकी मकदूनिया से, मकदूनिया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है अलेक्जेंडर, नेक्स्ट कौन सा पूछा गया आपसे, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर भी लिखा हो सकता है, और उसके बाद क्या लिखा हो सकता है, अलिक सुंदर भी लिखा हो सकता है, अलिक सुंदर। ये पॉइंट अगर लिखे होंगे तो सामने आपको इसके करना है एपीरस, ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा आपको एंटीयोगस मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन किसका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। देखो, एक तो याद रखना, 4 पॉइंट्स आप याद रखना, चेर, चोल, पांड्य, ये तो तीनों आपको याद रखते हैं। सात्य पुत्र या सारी पुत्र भी ऐड होता है, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका भी लिखा आ सकता है, श्रीलंका, जिसको ताम्रपाणी ऐसे भी लिखा सकता है, या केरल पुत्र भी लिखाएगा, इनके सामने केरल पुत्र भी लिखा सकता है, केरल पुत्र या केरल पुत्र। ये पॉइंट्स आपको याद रखने, चेर, चोल, पांड्य, सारी पुत्र, श्रीलंका, ये वाले पॉइंट्स। तो पल्लव नहीं था, आंध्र नहीं है, ठीक है। तो भोज, आंध्र ये नहीं है, चेर, चोल, पांड्य, जिनका जिक्र भी सेकंड द्वितीय शिलालेख में मिलता है। अशोक के किन अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे हैं। तो मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में समकालीन शासकों के 2 अभिलेखों से मिलता है, दूसरे से भी और 13वें से भी, ठीक है। दूसरे से भी मिलता है और 13वें से भी मिलता है, सॉरी, 13वां और दूसरा। तो यहाँ पे दूसरा नहीं है, 13वां है, तो राइट करोगे आप। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। भाग पूछ रहा है कि कौन सा भाग नहीं था, तो नहीं पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। फिर कई बार हमें कहते हैं कौन सा भाग था, और सीधा भाग के हम कलिंग को ही राइट करेंगे। ये आप देख लेना, अगर हमने नहीं पढ़ा तो सीधा हम कलिंग को राइट करेंगे, क्योंकि कलिंग पर उसने अटैक किया था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है आपका, नहीं है तो नहीं में आपका कामरूप नहीं है। कश्मीर में भी आपको पता है इसके बारे में बहुत सुनने को मिलते हैं, कश्मीर में भी। कलिंग में तो कलिंग का युद्ध हुआ ही है, कर्नाटक वाला एरिया पे भी इसके अधिकार में, कर्नाटक तो पहले से ही इनके अधिकार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 13वां और द्वितीय था ना, तो 13वां तो नहीं है, तो द्वितीय मुख्य शिलालेख है जिसमें दक्षिण के भाग चेर, चोल, पांड्य इन सब का जिक्र है। अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा देश सम्मिलित था, ठीक है, मतलब इसमें से उसमें सम्मिलित होना, ये इसके पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश चेर, चोल, पांड्य, पड़ोसी देशों के साथ संबंध था, या दक्षिण भारत के राज्यों के साथ संबंध था, बट इसके एरिया में नहीं थे वो। तो ये कौन सा, आपको पता, सारी पुत्र पढ़ा हमने, केरल पढ़ा, आंध्र प्रदेश पढ़ा, ये इसके राज्य नहीं थे, ये कर्नाटक था जो वो इसका एरिया था। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था। आपको पता है सुदर्शन झील बनवाई गई थी, और सुदर्शन झील बनवाने के बाद वहां पे कोई ना कोई राज्यपाल होता था, वो उसमें देख रेख करता था, कुछ ना कुछ कार्य करता था। तो अशोक के काल में भी तुषाप ने वहां पे कार्य किए हैं। तो तुषाक जो है, या तुषाप भी लिखा आ सकता है, ये राइट आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राइट आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की भी संधियों के बारे में देखिए, ये बुक है बहुत इंपॉर्टेंट। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त की विशाखा मुद्रा राक्षस, पहला तो याद रखना मुद्रा राक्षस जो बुक है वो किसकी है, विशाखा दत्त की, ठीक है, पॉइंट याद हो गया। उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें मेनली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य की रणनीति के बारे में सारा डिटेल में लिखा हुआ है। प्रशासन के बारे में तो आपको पता है, वो किसके अंदर लिखा हुआ है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। बट बात आती है कि पूरी राज दरबार की संधियां होती थी, राज दरबार के युद्ध, चाणक्य की कूटनीतियां, वो सब किस में लिखी हुई है, तो वो सब इसके अंदर लिखी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्संधियों के बारे में, दुर्भी संधियों के बारे में लिखा है। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म से संबंध था, तो कि ये तो आपको बार बार रिवाइज हो चुका होगा कि अशोक और दशरथ ये दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित थे। चंद्रगुप्त किससे था, जैन धर्म से, और बिंदुसार आजीविक संप्रदाय से बिलोंग करते थे। तो दूसरा और आपका चौथा रहेगा, तो राइट आंसर आपका डी जाएगा, ठीक है।
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है कौन है। मतलब ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया, तो वो विशाखा दत्त है, जो किसके द्वारा लिखे गए हैं। मतलब ये पूछा गया ग्रंथ, ठीक है, बट यह ग्रंथ का नाम नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइटर का नाम है विशाखा दत्त, बुक है मुद्रा राक्षस। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का सिंहासन प्राप्त करने की कथा है, तो कथा भी इसी के अंदर है भैया, कथा भी इसी के अंदर है। मैगस्थनीज या मैक्सथनीज में उल्लेखित पद, मैगस्थनीज ने वहां के अपने भगवान बताए हैं, यहाँ के भगवान बताए हैं कि मेरे भगवान ऐसे हैं, उनके भगवान ऐसे, तो अपना एक भगवान बताया उसने, डायोनिसस। डायोनिसिस की जो कंपैरिजन की है हमारे यहाँ के शिव भगवान से की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को विशल कहा गया, जो विशल वर्ड यूज किया गया है वो मुद्रा राक्षस में कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है, अभी सुमेलित करते हैं। क्या रहेगा इसमें, अशोक का सभी को पता है, अशोक की जो उपाधि है वो दीवान प्रिय या प्रियदर्शी थी। उसके बाद अगर इनमें से आपको दो के बारे में नहीं पता तो चंद्रगुप्त द्वितीय की तो पता है, विक्रमादित्य, ठीक है। तो जिसमें ए का, अशोक का सेकंड है वो ढूंढ लीजिए, अशोक का सेकंड है मतलब ए का सेकंड है, तो ए के सेकंड इन दोनों में है। उसके बाद आप ढूंढ लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय सी का 4 किस में है, सी का 4, सी का 4 कहाँ पे है भाई, राइट आंसर, राइट आंसर, एक मिनट, सी का 4, सी का 4 कहाँ दिख रहा है, तो नोट 4 इसमें है, आंसर नंबर 1 का 2, ओके 1 का 2 है, नोट 1 का 1, ये रहा राइट आंसर, 1 का 2 है। समुद्रगुप्त का जो है, मैं दोबारा समझाती हूँ, होच पोच हो जाती है ऐसी चीजें। देखिए, अशोक की जो उपाधि है वो दीवान प्रिय है, ये हमें पता है और बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि भी विक्रमादित्य हम बहुत बार पढ़ते हैं, और ये चीजें हमें तो याद भी रहती है। हमें याद नहीं रहती समुद्रगुप्त की उपाधि और स्कंदगुप्त की उपाधि। देखो, जो समुद्रगुप्त है उसको कैसे याद करोगे आप, समुद्रगुप्त को आप कैसे याद करोगे उसको, कि वो पराक्रमी था, उसने बहुत ज्यादा युद्ध किए थे, तो पराक्रम से याद करोगे, भूल नहीं पाओगे, पराक्रमी था, ठीक है। तो ये वाला याद हो गया किसका, समुद्रगुप्त के बारे में। बचा को स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त की जो है वो अपने कर्म करता रहता था बेचारा, तो कर्मादित्य है, तो राइट आंसर इसका सी जाएगा। देवान प्रिय उपाधि किस किस के पास थी, अशोक तो हमें भी पता है, साथ में दशरथ के पास भी थी, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, 1 और 2, क्योंकि संप्रति तो जैन धर्म से बिलोंग करते थे। तो आगे हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीर्थ यात्रा के समय उसने मतलब सबसे पहले कहाँ गया, उसके बाद वो कहाँ गया, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में पूछा गया है कि सबसे पहले वो कहाँ गया था, तो सबसे पहले वो गया में गया, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे गया, कपिल वस्तु में गया, सॉरी, सबसे पहले वो गया गया, गया, गया के बाद कुशीनगर जहां उसकी मृत्यु होती है। कौन जा रहा है, अशोक जा रहा है बुद्ध के धार्मिक स्थलों पर, ना कि बुद्ध को पूछा गया, अशोक को पूछा गया। अब जहां पहले बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया पहले वहां गया, थोड़ा सा ज्ञानवान लिया, तो उसे लगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, कुशीनगर गए, ठीक है। कुशीनगर जाने के बाद फिर वो जाते हैं आपके लुम्बिनी में, लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी चले जाते हैं। लुम्बिनी जाने के बाद फिर वो जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं आपके कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के बाद सीधा सारनाथ, जहाँ पे उसने प्रथम उपदेश दिया था, फिर श्रावस्ती जहाँ पे सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले गया में जाएगा जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त के बाद कुशीनगर जाएगा, कुशीनगर में क्या कुछ पॉइंट उसको खास मिलने वाले हैं, कुशीनगर में उसकी मृत्यु होती है, वहीं पे पूरी नॉलेज देंगे। उसके बाद लुम्बिनी जाएंगे, आपको पता है लुम्बिनी ह्यूमन देव, वहाँ पे कर वगैरह भी घटाते हैं। उसके बाद कपिल वस्तु जाते हैं, ठीक है। कपिल वस्तु के बाद सारनाथ जहाँ पहला उपदेश दिया है, यहाँ जहाँ जन्म हुआ है, फिर उपदेश दिया, उपदेश के बाद लास्ट में वहां जाते हैं जहाँ सबसे लंबे टाइम तक वो रुके हैं, सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं उन्होंने, ठीक है, सबसे ज्यादा शिष्य बने हैं श्रावस्ती में। तो जो राइट आंसर जाएगा वो बी जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य कालीन न्याय व्यवस्था के बारे में हमें निम्नलिखित क्या क्या जानकारी मिलती है,
और कौन कौन से न्यायालय थे, क्या क्या इनमें हमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये हम पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम कि इसके जो न्यायालय हैं वो दो थे, समझते हैं। हम्म। न्याय प्रशासन कैसा था? सबसे बड़ा जो न्यायालय था, न्याय प्रशासन, न्याय समझिए और इन पॉइंटों को यहीं के यहीं नोट डाउन कर लीजिए। न्याय जो प्रशासन था, सबसे बड़ा जो न्याय देने वाला वो सम्राट ही था, बिल्कुल। बट उसके बाद दो पार्टों में न्यायालय को बांटा हुआ था, एक दीवानी होते हैं और एक फौजदारी होते हैं। ठीक है, फौजदारी। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थलीय न्यायालय कहते थे, धर्मस्थलीय या धर्मस्थीय भी कह सकते हैं, ठीक है, न्यायालय कहते हैं। और फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय कहते थे, कंटक शोधन। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है जो हमने अभी छोड़ा है, उसी के बारे में मैं आपको ये डिटेल बता रही हूँ। इसका जो न्यायाधीश हुआ करता था, उसका नाम व्यवहारिक था। भाई इसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसका जो काम है वो दीवानी न्यायालय में है। कंटक शोधक, इसका जो मतलब न्यायाधीश था वो प्रतिष्ठा था। क्या थे? न्यायाधीश थे, न्यायाधीश। ये न्यायाधीश थे, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर जो दंड व्यवस्था थी ना, दंड, वो कठोर थी, दीवानी में कठोर थी। फौजदारी से भी ज्यादा दीवानी में कठोर दंड व्यवस्था थी। और कहते हैं कि जो बिक्री कर होता था ना दीवानी न्यायालय में, बिक्री कर, उस पर मृत्यु दंड दिया जाता था। आपको चीजों को बेच रहे हैं उस पर जो टैक्स दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता अगर टैक्स नहीं दोगे। पशु हत्या पर भी मृत्यु दंड दिया जाता, पशु हत्या पर मृत्यु दंड। तो दीवानी को धर्मस्थलीय, फौजदारी को कंटक शोधक, इसके न्यायाधीश को व्यवहारिक और इसके न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहा जाता था। और दंड जो व्यवस्था थी वो दीवानी में कठोर थी। तो अब अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमसे पूछा गया अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित न्यायालयों में, तो आपका धर्मस्थलीय और कंटक शोधन, ये दो न्यायालय रहे हैं आपके। तो राइट है डी, 2 और 4। न्याय व्यवस्था में धर्मस्थलीय, दीवानी और कंटक शोधन, ये सब धर्म महामात्र, रज्जु, ये आपकी न्याय व्यवस्था में नहीं आते थे, आपके पदाधिकारी थे, ठीक है, जो आगे काम करते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक ने अपने किस शासक या किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? तो जब भी हम पढ़ते हैं तो उसकी लुम्बिनी की यात्रा, कि अपने शासनकाल के या अपने टाइम के 20वें वर्ष उसने क्या किया था? लुम्बिनी की यात्रा की थी। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। सम्राट अशोक के राज्य देशों को सबसे पहले, तो बार बार वही क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप ही पढ़ रहा है। ब्रह्मी लिपि को पढ़ने की विधि की खोज जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ी है। तो एक जो क्वेश्चन है उसको ही ये बार बार अलग अलग फॉर्म में रिवाइज कर रहे हैं। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा है? वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक मिनट। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था, कारण कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। मतलब पहले आपसे कथन कहा गया है, फिर कारण कहा गया। कथन और कारण के बीच में आप क्योंकि लगाएंगे, और अगर वो चीज उस पर फिट बैठती है तो राइट है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था, बिल्कुल जोड़ लिया था। तो कथन एक सत्य है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी बिल्कुल सत्य है। दोनों राइट आंसर हैं। बट आप ये देखना है कि क्या एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्योंकि मेन उसको रीजन यही था, स्टार्टिंग में यही रीजन था कि उसको साउथ की तरफ जाना था और कलिंग से होते हुए जाना था। तो कलिंग पर जो अटैक करना, उसको अपने अंडर में लेना जरूरी था। तो ये राइट है, ए और दो आर दोनों राइट है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अभी एक ही बात कितनी बार पूछोगे? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चलेंगे। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, राइट है ये। उसके धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार था, बिल्कुल। पहला पॉइंट कह रहा है कि जो अशोक है ना, उसने अपने टाइम में धार्मिक मतलब धर्म को बढ़ावा देने की बजाय
जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण लिखी है। इसने अपने अभिलेखों में भी बताया है कि जनता को सबको बराबर समझना है, किसी भी धर्म का मतलब कोई बड़ा या छोटा नहीं, सब धर्म बराबर है, ऐसा इसने कहा है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि सभी के विचारों को मतलब प्रायोरिटी दी है, सभी के विचारों को समझा है। तो ये ए और आर दोनों राइट भी है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत या सोर्सेज में कलिंग में अशोक में घमासान युद्ध हुआ था? तो ये बार बार हमसे बताया जा रहा है कि अशोक के 13वें शिलालेख में ही बताया गया है उसके घमासान युद्ध के बारे में। ओके। मौर्य साम्राज्य के पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था, ये राइट है। मौर्य साम्राज्य का जो पतन होना शुरू हो गया था ना, जब वो अशोक के बाद होना शुरू हो गया था, ये राइट है। क्योंकि अशोक ने विजय की नीति का अनुसरण किया, अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। भाई ये ए राइट है पर आर गलत है। क्यों है? अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण नहीं किया था, वो धम्म विजय को नहीं मानता था। उसके बाद मतलब कि धर्म की ही विजय नहीं मानता था। धर्म का प्रचार, धर्म का अपना, धर्म का मतलब होता है सबको समान रूप से करना, सबको समदृष्टि से सामाजिक समरसता देना, वो चीज है। और अपनी सेना को उसने विघटित नहीं किया था, सेना उसकी चल रही थी प्रॉपर शासन को चलाने के लिए। तो दोनों चीजें बिल्कुल प्रॉपर राइट नहीं कि अपनी सेना उसने बिल्कुल विघटित नहीं की थी, सेना चल रही थी। और धर्म धम्म नीति को उसने अपनाया था, धम्म विजय को नहीं अपनाया था। ठीक है, तो ये आपका ए राइट है और आर रॉन्ग है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शिलालेख 1, शिलालेख 5 और 8 ये वाला। तो इसको हम देखते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं। अपने शिलालेखों को थोड़ा सा हम आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले शिलालेखों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शिलालेखों के बारे में, शिलालेख 2 के बारे में से हमसे पूछा गया है। तो जो शिलालेख 2 है ना, सेकंड वाला, इसके बारे में हमें चिकित्सा की कहीं बात हो रही है ना, चिकित्सा। तो सेकंड शिलालेख में कहा उसने कि सबको चिकित्सा अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे पशु है चाहे मनुष्य है, अगर बीमार है कोई दिक्कत है तो चिकित्सा दी जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट उसने बताया, उसने दक्षिण भारत के जो राज्य, दक्षिण उसके जो पड़ोसी है या जो राज्य थे उनके बारे में बताया। दक्षिण भारत के जो भी एरियाज थे, जैसे अभी मैंने बताया था चेर, चोल, पांड्य। ठीक है, ये था। ओके। और एक था सत्यपुत्र या सारीपुत्र भी कहते हैं उसको, सत्यपुत्र, इनके बारे में जिक्र किया है। उसके बाद इसने कहा है कि यहाँ पर है जन कल्याणकारी होने चाहिए, इनको प्रॉपर राजमार्ग, औषधि, सब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। तो सेकंड में बताया गया। उसके बाद हमसे कौन सा पूछा गया? उसके बाद पूछा गया शिलालेख 5, शिलालेख 5, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में बताया गया है। ठीक है, 5 में धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी ना इसने। धर्म महामात्र जो धर्म का प्रचार करेंगे, मतलब इसके अपनी जो भी लोगों को सीख देंगे, धर्म महामात्र की नियुक्ति। धर्म का मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म से नहीं है, धर्म का मतलब उस नैतिक वैल्यू से है, उन चीजों के जो इसने सीखी है वो धर्म से, उनका प्रचार करना है। और ये अपने शासन काल के 13वें वर्ष की बात है। 13वें वर्ष उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी और ऐसा उसने अपने 5वें अभिलेख में बताया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि आपका जो रहेगा 8वें में, 8वें शिलालेख में उसने धम्म यात्रा का जिक्र किया है। 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा, देखो मैं आपको सब पॉइंट्स बता रही हूँ, ध्यान से रखना। धम्म यात्रा, धम्म नहीं, धर्म नहीं बोलते, धम्म यात्रा, धम्म यात्रा। ठीक है। 10वें वर्ष में बोध गया गया, बोध गया। ठीक है। 12वें वर्ष निगाली सागर, बहुत सारी जगह, अलग अलग जगह गए, कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। 20वीं वर्ष रूमनदेई गया, रूमनदेई। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है शिलालेख 9 में क्या था। शिला जो 9वां था उसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार की बात कही गई है। सच्ची भेंट, सच्ची मतलब अच्छे से किसी से भेंट करनी है, सच्चे शिष्टाचार, सच्चे अच्छे शिष्टाचार के बारे में उसने बताया। ठीक है, ये पॉइंट है। इनको कुछ अलग फॉर्म में भी वो आपसे पूछ सकता है, या फिर जन सालगिरह बोल सकते हैं, जन सालगिरह, या फिर जन शादी उत्सव,
उत्सव, इन सब पर रोक लगा देगी, कहा इनको बंद करो। ये सब 9th में कहा गया था, 9वें शिलालेख में। देखो अब आप मिला के देख लीजिए। शिलालेख 2 में पशुओं और पुरुषों और पशुओं के कल्याण हेतु कुछ उपाय बताए गए हैं। धर्म महामात्र संस्थाओं की व्यक्त की गई है। धर्म यात्रा की पद्धति आरंभ की गई है। रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना की है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो जाएगा शिलालेख 2, पुरुषों के जन कल्याण की बात, जहां हुई चिकित्सा, मैंने आपको बताया था जन कल्याण के बारे में उसने कहा है, तो जन कल्याण की बात है। तो सीधा स्टेटमेंट आपको नहीं दी गई है, आपको कल्याण वर्ड या पशुओं के कल्याण के बारे में पूछा गया है, तो ये आपके सेकंड वाली चीज में, ठीक है। उसके बाद शिलालेख 5 में क्या बताया गया है, धर्म महामात्र संस्था की व्याख्या की गई है। अब मैंने आपको क्या बताया था, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, और आपने यहाँ इसने क्या वर्ड चेंज कर दिया, संस्था की व्याख्या की गई है। तो धर्म महामात्र जब नियुक्त होंगे तो एक संस्था तो पूरी बनेगी ना, कोई एक धर्म महामात्र तो नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो ये जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 8वां शिलालेख। 8वें शिलालेख में मैंने आपको बताया धम्म यात्रा, तो धम्म यात्रा ही ये रही, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 9वें में क्या बताया गया है इसमें, रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो भी उत्सव थे, जो सालगिरह है, उत्सव है, उन सब को बंद कर दिया, मतलब नो कर दिया गया, नो, अब ये कुछ नहीं होगा, नो रूढ़िवादी। तो ये 9वें शिलालेख में याद रखना, ठीक है, किस में याद रखना, 9वें शिलालेख में इस चीज को याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी जाएगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गई कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम इस पे आगे। बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, हमें मिलान करना, और हमें बहुत बार पढ़े भी हैं हम कि किसको क्या कहा गया। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा गया, ये हमें पता है। बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया, ये हमें पता है। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया और चाणक्य विष्णुगुप्त कहा गया, तो राइट आंसर इसका सी जाएगा। तो चारों की चारों आपको याद हो जाएंगी, ये इनकी उपाधियां। चाणक्य का तो आपको पता ही है, विष्णुगुप्त है इसका मूल नाम। और उसके बाद अशोक को प्रियदर्शी कितनी बार पढ़ चुके हैं, दीवान प्रिय, प्रियदर्शी। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस यूनानी भाषा में कहा गया है, अशोक को अमित्रघात यूनानी भाषा में कहा गया है। तो आपका राइट आंसर जाने वाला है सी। अभी हम आगे चलते हैं। अशोक के अभिलेखों में अनेक विदेशी राजाओं का उल्लेख है, बिल्कुल है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। उन राजाओं को उनके देश के आधार पर सुमेलित करना है, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपको अब तो बिल्कुल याद हो चुका होगा कि कौन सा कहाँ से आया था। अब तो उनकी जो है बर्थ प्लेस, उनका टाइमिंग, चीजें सब याद हो गई होगी ना। तो हम चलते हैं पहले नंबर सीरिया। सीरिया पे मैंने बोला था आपको कि अगर अंतियोक मिले, सेकंड नाम मैंने आपको क्या बताया था, अभी इसके दो नाम मिलते हैं, ठीक है। या तो एंटी, क्या मिलेगा, एंटीगोनस, ठीक है, या एंटीयोकस मिलेगा। तो पहला तो क्या याद रखना है, या तो एंटीयोकस मिलेगा, एंटीयोकस द्वितीय सीरिया का। और अगर वो नहीं है तो कौन सा मिलेगा, देखिए सीरिया का लिखा हुआ है अंतियोग। दोनों नाम थे, मैंने आपको याद कराया था, या तो एंटीयोकस लिखा होगा, एंटीयोकस द्वितीय। ये नहीं मिलेगा एंटीयोकस द्वितीय, तो अंतियोग मिलेगा। तो यहीं पर याद कर लीजिए, सीरिया, रिया, रिया से याद रखना कि एंटी, जो उसकी एंटी है ना, वो रिया की एंटी है, ठीक है। रिया की एंटी है कौन, कौन है भाई, तो अंति योग, कुछ भी याद कर लेना। सिया, रिया की अंटी है, तो एंटी योकस, एंटी योकस नहीं मिलेगा, तो ये तो अति होगी, अति मतलब अधिकता होगी, एंटी योकस भी नहीं मिल रहा, तो अति योग मिलेगा, अति योग, ठीक है। उसके बाद अंति योग बोलते इसको, अंति योग। नेक्स्ट है मिदा, मिदा नहीं है, ये मिश्र है, और मिश्र को मिदा कहा गया। इसका हमें पता है टोलेमी द्वितीय है, ठीक है। टोलेमी द्वितीय नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, आप मुझे बताना कमेंट में कि अगर टोलेमी द्वितीय नहीं मिलता है तो मैंने जो अभी आपको बताया था वो क्या मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है मैसोडोनिया। मैसोडोनिया के साथ हम किसको मिलाने वाले हैं, मैसोडोनिया के साथ, ठीक है, एंटीगोनस को, एंटीगोनस को, ठीक है। और रहेगा आपका अंतिकीन बचा है, अंतिकीन, अंतिकीन के साथ किसको मिलाएंगे, देखिए थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्या दिया हुआ है कि अपने जो चीजें हैं कोरिंथ, इनको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर आपने एक वर्ड नहीं मिलता है, एक वर्ड नहीं मिलता है आपको, कि आपने, हमने तो कोरिंथ पढ़ा ही नहीं, कोरिंथ पढ़ा ही नहीं, तो अगर जो रहता है ना उसके साथ उसको मिलान कर दीजिए,
अंतिकीन। ठीक है, मैसिडोनिया का या मकदूनिया का तो एंटीगोनस हो गया, एंटीगोनस नहीं होता तो अंतिकीन भी लिखा सकता था यहाँ। ठीक है, बट यहाँ पे क्या किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने एक अलग से नाम डाल दिया और उसका मैच करना आपको अंतिकीन। तो राइट आंसर है डी है। तो दोबारा देखते हैं इसको एक बार, खिचड़ी नहीं बनाते हैं। ये बहुत बार आता है और बहुत कंफ्यूजन करता है, बहुत बार आता है और बहुत कंफ्यूजन करता है। तो इसको एक बार फिर रट्टा लगा लीजिए इसका बिल्कुल। पहला, सीरिया का कौन है अंतियोग, सीरिया का अंतियोग। अगर अंतियोग नहीं मिलता है तो एंटीगोनस मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, नॉट एंटीगोनस, एंटीयोकस द्वितीय। इसमें तो द्वितीय लिखा नहीं है ना, तो इसमें द्वितीय मिलेगा। एंटी, नाम इनके थोड़े सेम से हैं, योकस, भाई आंटी तुम योकस रहना, चौकस रहना, और द्वितीय। ये हो गया। सीरिया का अंतियोग और एंटिकस द्वितीय दो थे। मिस्र का टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस था। अगर ये नाम नहीं लिखा आएगा तो तुर्मे लिखा आएगा, तुर्मे। यहां तक हो गया। मकदूनिया या मैसोडोनिया का कौन था, एंटीगोनस था, या फिर अंतेकीन भी लिखा आ सकता है। यहां तक हो गया, बचा अंतेकीन। अब इसका राइट आंसर हमें इसके साथ ही मैच करना होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका डी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो भाई हमें तो पता है बहुत पहले से, बृहद्रथ ही अंतिम राजा था। ठीक है, बृहद्रथ ही इसका अंतिम राजा था, इसी की हत्या की गई थी। फिर सुंग शासन की स्थापना होती है। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली हैं। भाई अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उसने खुद तो ये नहीं है कि वो सब जगह उसने प्रचार प्रसार कर दिया, तो उसने किसी की सेवा ली है, मतलब किस किस को अधिकारी नियुक्त किया, कहाँ कहाँ भेजा, तो इसमें कौन सा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके राज्य, प्रादेशिक, युक्त, इन सभी को, जो ये प्रशासनिक अधिकारी थे, इन सभी की हेल्प ली है इसने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए। नोट धर्म, धम, धर्म को प्रचार करने के लिए। राजुक, प्रादेशिक, युक्त। अशोक के राज्यारोहण में किस वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था, तो सी, अष्टम। ठीक है, कहते हैं कि कलिंग का युद्ध, अशोक के राज्यारोहण के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। ओके, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, और उस समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था, तो उस वक्त अवंती का राज्यपाल था कौन, अशोक, जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और विद्रोह को दबाने के लिए गया था। सुसीम और दोनों ही वहां पर गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, मौर्य काल में व्यापार के संबंध में कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा कथन मौर्य काल में मतलब जो व्यापार के मामले में है वो ठीक नहीं है। देखिए, व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था, नहीं पूछ रहा है। वस्तु पर ट्रांजिट शुल्क निश्चित था, वस्तु के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी, राज्य स्वयं कुछ कारीगरों की सीधे नियुक्त करता था। ओके, राज्य कुछ कारीगरों को नियुक्त करता था, बिल्कुल ये है, बहुत सारे कारीगरों को नियुक्त कर सकता था। वस्तु की विक्रय पर राज्य की बिल्कुल कड़ी निगरानी थी, अगर विक्रय नहीं दिया जाता तो मृत्यु दंड दिया जाता था। वस्तु पर 10% शुल्क उनको दिया जाता था। ठीक है, व्यापारिक जितनी भी प्रक्रिया होती थी, जितना भी लाभ होता था वो सारा उसको मिलता था, ऐसा कहीं नहीं है कि सारा लाभ राज्य को मिलता था, टैक्स मिलता था बस। मौर्य काल, तो राइट आंसर इसका ए। मौर्य काल में क्या खास चीज है, बहु विवाह को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, बहु विवाह तो चल रहे थे भाई। दास प्रथा प्रचलित थी, दास प्रथा प्रचलित थी। बहु पूजा पर रोक लगाई गई थी, पशु हत्या पर रोक लगाई गई थी। हाँ देखो, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ढूंढा जाना चाहिए। दास प्रथा प्रचलित थी, ये तो हमें पता है, ठीक है, बट दास प्रथा तो पहले से प्रचलित होती आ रही है, दास प्रथा तो आगे भी रहेगी, पर इन चारों पॉइंट में से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा ढूंढना है। पशु हत्या पर रोक जो है वो मौर्य काल में ही लगाई गई थी और अशोक ने ही शुरू की थी अपने पहले शिलालेख में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक क्वेश्चन कथन गलत है, इसमें वो बताना है हमें, बता देंगे। उसने यूनानियों को हराया, राइट है। उसने काबुल भी शामिल था, उसमें काबुल भी उसको मिला है, बिल्कुल मिला है। उसने द्वितीय जैन सम्मेलन मिलाया, उपरोक्त में से कोई नहीं, पर उसने द्वितीय जैन सम्मेलन नहीं बुलाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रथम जैन सम्मेलन आया था, प्रथम 300 बीसी या 299 बीसी भी लिखा होता है कहीं कहीं।
तो वो प्रथम पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आया था। तो राइट आंसर थोड़ा ध्यान से पढ़ना है बस किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है सी। उसने द्वितीय जैन सम्मेलन नहीं, सेकंड जैन सॉरी फर्स्ट जैन सम्मेलन बुलाया था। दंतवंश के पश्चात मगध पर जो राजा किया या राजवंश आए थे वो मौर्य थे। अब मगध का ही तो सारा शापा था कि धनानंद ने चाणक्य की अपमान किया था, चाणक्य का। चाणक्य ने बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, तो मौर्य वंश आया था। पाटलिपुत्र को किस महान शासक या पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, ऐसा हमें कहाँ से पता चलता है? उसके नाम से, दीवान प्रयोग के नाम से पता चलता है कि उसके कहीं ना कहीं आस्था थी हिंदू धर्म में भी, चाहे उसने बौद्ध धर्म लिया हो। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के काल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर इसका क्या है? पाटलिपुत्र। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में अशोक का शासनकाल था 273 से 232 ईस्वी तक। तो ये वाला इसका टाइमिंग का अशोक का, हमें सबके टाइमिंग याद रखने होते हैं। स्टार्टिंग में मौर्य युग में अवंतीपद था। अवंतीपद क्या था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी उत्तरापद का था, दक्षिणापद का था। ये वाली हम जब पढ़ते हैं ना तो हमें अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, मतलब कि उत्तरी प्रांत कौन सा था, पश्चिमी प्रांत कौन सा था, दक्षिण प्रांत कौन सा था, पूर्वी प्रांत कौन सा था। तो ये आपका पश्चिमी प्रांत है, यहाँ वाला प्रांत है ये पश्चिमी प्रांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो पश्चिमी प्रांत है। श्रवण बेलगोला का संबंध किससे था? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ती है ये जगह, और यहीं पर कौन गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, और वहीं पर अंतिम उन्होंने अपना क्या कर लिया था? समाधि ले ली थी या फिर निर्माण ले लिया था, ऐसा माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण, ये एनवीएस के एग्जाम में आया हुआ था जो भी अभी मैंने लास्ट पढ़ाया था आपको, ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी उत्तरदायी था, किसमें कहा गया है? तो हरि प्रसाद या हर प्रसाद शास्त्री ने कहा कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का ज्यादा अटेंटिव ना देना, उनको ज्यादा अटेंशन ना देना, उनकी प्रतिक्रियाएं भी कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के पतन में शामिल है। मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के थे। मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के थे। पंचमारक सिक्के, अभी तक कोई तांबे जस्ते या उसके बारे में नहीं कहा गया इसमें। इसमें जो कहा गया है पंचमारक सिक्के कहे गए हैं। ठीक है, पंचमार्क सिक्के। मौर्य काल में गंगा मुहाने पर कौन सा बंदरगाह हो सकता है? बंदरगाह आपका ताम्रलिप्ति है। ठीक है, ताम्रलिप्ति कहाँ पे है? आपकी बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो भी दक्षिणी एशिया से व्यापार हुआ करता था वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ही हुआ करता था। एक मौर्य काल में टैक्स को छुपाने मतलब चोरी के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? तो चोरी जो टैक्स को छुपाने के लिए तो भैया मृत्यु दंड ही दिया जाता था। अशोक के पश्चात देवान प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया? दशरथ ने। अशोक के बाद पूछा गया तो दशरथ ने किया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना हुआ था किसका? लकड़ी का। ऐसा कहा जाता है कि लकड़ी का ये बना हुआ था। बाद में है इसकी जो है रिपेयरिंग वगैरह बाद में कराई होगी। अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब नहीं, देख लीजिए। अहिंसा पर तो वो बिल्कुल बल देते थे, ऐसी कोई बात नहीं कि वो हिंसा पर बल देते थे, अहिंसा पर ही बल देते थे, तो ये तो राइट है। ठीक है, मृत्यु दंड समाप्त हो चुका था। अरे भैया ये कितनी बार हम पढ़ चुके हैं कि मृत्यु दंड तो समाप्त हुआ ही नहीं था, मृत्यु दंड तो स्पेशली चल रहा था। ब्राह्मणों को दान देने पर पूरा जोर था, कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी एवं अनुचर, अगर मृत्यु दंड नहीं होता ना तो फिर हम इस पे जाते। ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट हमें ढूंढना होता है जो हाईलाइट हो रहा है। स्वामी एवं अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। ठीक है, कोई चिंता नहीं व्यक्त की गई थी ज्यादा इनके बीच के संबंध को लेकर। सम्राट अशोक कथन वन, मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया और अपनी सेना को भंग कर दिया गया था, पहला ही गलत है, तो आपका बहुत इजी हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक पश्चातापित होकर बौद्ध बन गया था, ये राइट है। केवल कथन टू ही सत्य है।
मौर्य के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित किन पदार्थों का उपयोग होता था। अब आपसे पदार्थ पूछे गए, आपसे ना कि ये पूछा गया कि कौन था, क्या रुपया, क्या सिक्का। आपसे पदार्थ पूछा गया तो तांबा और कांसे का यूज हुआ है, तांबा और कांसे का यूज हुआ है। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिलालेख रूप चित्र कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, रूप चित्र शिलालेख कनगनहल्ली, कनंगहल्ली में जो है ये रूप चित्र शिलालेख इसका पाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे पढ़ते जाएंगे, देहरादून। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुमेंदेई के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म को सुस्पष्ट विवरण देते हैं। जो रुमेंदेई है उस पे जो स्तंभ है उस पर एक अभिलेख है, उल्लेख है, अशोक के धम्म को स्पष्ट विवरण देता है, बिल्कुल देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निगाली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोणगमन स्तूप की यात्रा लिए जाने के तथ्यों में अभिलेख करता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा राइट है, और राइट में क्या कहते हैं, जब वो रुमेंदी गया था तो वहां पे अशोक के धम्म को नहीं नहीं, धम्म के बारे में वहां नहीं है, धम्म के बारे में जो लिखा हुआ है वो बब्रू वैराट शिलालेख में, बब्रू या वैराट शिलालेख जो राजस्थान में पड़ता है वहां पे धम्म के बारे में बताया गया। यहाँ पे है जो उसने टैक्स को कम किया था, वहां के टैक्स को कम किया था। और जब निगाली सागर गया था तो वहां की जो यात्रा है उसने कनक मुनि मुनि है जो उसकी जो स्तूप है उसकी यात्रा की थी। ये राइट है, तो केवल टू राइट है और ए रॉन्ग है। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या है, धम्म पूछ रहा आपसे भी, ये धम्म क्या है जो हम बार बार धम्म पढ़ रहे हैं ना, उसका क्या मतलब है। धम्म का मतलब है उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों को संगत आचार। जितने भी संप्रदाय है ना, किसी पर्टिकुलर अपने बौद्ध धर्म को नहीं, जितने भी संप्रदाय है ना सभी के जो सिद्धांत है अच्छे हैं, जो आचार नियम है उनकी व्यवस्था कराना, उनको प्रचार करना ही धम्म का मतलब होता है। मौर्य शासनकाल में पिंडकर क्या था, पिंडकर एक टैक्स था भाई, एक ग्राम में संयुक्त रूप से लगाया जाता था, एक ग्राम में संयुक्त रूप से लगाने वाला टैक्स रहा है ये कौन सा, पिंडकर। तो ये राइट आंसर है इसका डी। दक्षिण पथ के रूप में सुविख्यात, ठीक है, दक्षिण पथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता है, जो अजंता से पाटलिपुत्र का जो मार्ग है वो दक्षिण पथ के सुख्यात प्राचीन मार्ग को जोड़ रहा है, ऐसा ये बता रहे हैं हमें। ठीक है, राइट आंसर ये। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था, तो डायमेकस बिंदुसार के काल में भारत आया था, डायमेकस जिससे इसने 3 चीज मंगाई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का जिक्र है, तो 13वें शिलालेख में ही तो कलिंग युद्ध का जिक्र है जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और ये सारे लेख भी हम डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है, तो श्रीलंका से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला। जब उसके अभिलेख पढ़ते हैं तो भारत में भी उसके अभिलेख हैं, आपको पता है अफगानिस्तान में लंगनाज इनसे अभिलेख मिले हैं, पाकिस्तान से भी उसके अभिलेख मिले हैं, बट श्रीलंका में सिर्फ प्रचार हुआ, उसके अभिलेख नहीं मिलते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अर्थशास्त्र में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, अकरा या अकराध्यक्ष। ठीक है, ऐसे भी लिखा आ सकता है अकराध्यक्ष और या फिर अकराध्यक्ष, ऐसे भी लिखा सकता है, या आकारा अध्यक्ष भी लिखा। संस्था आपको पता ही है, बाजार का जो मेन, बाजार की मेन हेड होता था उसको संस्था अध्यक्ष कहते हैं, नाप तोल के अध्यक्ष को पोतवा अध्यक्ष कहते हैं, शुल्क लेने वाले अध्यक्ष को शुल्क अध्यक्ष कहते हैं। मौर्य साम्राज्य में अगर पश्चिमी भारत की प्रमुख बंदरगाह पूछी जाए तो भारूकच्छ, पश्चिमी ये वाला एरिया की, ठीक है, इधर की पूछी जाए तो ताम्रलिप्ति है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तो आपका तक्षशिला था, वैसे सभी शिक्षा के केंद्र हैं पर मौर्य काल में पूछा जाए तो तक्षशिला था। कालसी क्या है, कालसी क्या एक बौद्ध चैत्य है, बिल्कुल भाई, कालसी एक बौद्ध चैत्य नहीं, फारसी अशोक के शिलालेखों का कारण, कालसी प्रसिद्ध क्यों है ये पूछा गया। अच्छा, कालसी प्रसिद्ध क्यों है, अशोक के शिलालेखों के कारण ये जगह है कालसी, ये प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो कालसी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, कालसी के बारे में यही इंपॉर्टेंट है कि वहां पर अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं और ये देहरादून में स्थित जगह है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब पहले निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था, ये कथन सत्य नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है,
तो निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़े और निम्नलिखित में दिए गए सही कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको क्या चयन करना है कि इसमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका, विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। उसके बाद नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट है वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, काफी उथल पुथल आ चुकी थी और वैदिक काल भी बहुत धर्म मतलब जटिल हो चुका था। उसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। न्याय दर्शन का जो संस्थापक है वो कौन है, गौतम है। न्याय दर्शन का संस्थापक गौतम है। अशोक के रुमंदी स्तंभ से संबंधित क्या चीजें हमें पता चलती है, अशोक के जन्म से रिलेटेड बातें हैं। और निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक के से ही पता चलता है। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म के स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, रुमनदेही से। और निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के करों में कुछ रियायतें मिली थी, मतलब उसने कुछ रियायतें की थी करों की, टैक्स की बहुत ज्यादा जो टैक्स थे, तो लुम्बिनी स्तंभ लेख से ही थे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है टॉपिक्स। और अच्छे से इसको पढ़ना, ध्यान से पढ़ना और जितने भी क्वेश्चन है उसको रिवाइज करना। मौर्य काल आपका कंप्लीट है। मुझे लगता है आपको जितना भी डाउट्स होंगे, कोई पॉइंट्स जो भी होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, बाय बाय।